नमस्कार। मैं हूं विनोद शर्मा। नोएडा खबर में आपका स्वागत है। और आज का मुख्य विषय है साइबर क्राइम और साइबर क्राइम से सेफ्टी। मैं एक जानकारी से पहले की वार्ता शुरू हो थोड़ी शेयर करूंगा और हमारे साथ जो मौजूद हैं सबसे पहले मैं उनका परिचय कराऊं। वो अनुज अग्रवाल जी हैं हमारे साथ, जो आज के गेस्ट हैं। वो चेयरमैन है साइबर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन साइबर क्राइम एंड साइबर लॉ। मैं अपने इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार अनुज जी। इससे नमस्कार पहले कि नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करें, हम आपको एक थोड़ा सा डाटा दे दें। अभी तक जो मेरी जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में 44,735 साइबर क्राइम दर्ज हुए। 2020 में 50,035 और 2021 में 52,974। यानी हर वर्ष 5% क्राइम बढ़ रहा है। और साइबर क्राइम के साथ साथ उससे बचाव के जो तरीके हैं, हालांकि वो भी अपनाए जा रहे हैं। साइबर लॉ कितना मजबूत है, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अनुज जी आपसे जानना चाहता हूं कि आम जी। आदमी साइबर के बारे में अगर वो जानना चाहता है, इंटरनेट का यूज करता है, वो कैसे अपने पैसे को सेव करे सेव करे जब भी वो कोई भी ऐप यूज कर रहा है या इंटरनेट यूज कर रहा है, किस तरीके से वो अपने को बचाए इस साइबर क्राइम से। जी। विनोद जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हम सभी के लिए अति आवश्यक है कि इस डिजिटल युग में, जी। जबकि भारत सरकार भी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दे रही है और ये अवश्यंभावी हो गया है हम सभी के लिए कि हम डिजिटल लेन देन को बढ़ाएं। जी। हमारे लिए सुविधाजनक भी है। जी। देखिए, सबसे जो प्रमुख चीज है वो हमें याद रखनी चाहिए कि भारत में आरबीआई ने एक हम सभी के लिए विशेष सुविधा स्थापित की है, उसको कहते हैं ओटीपी, वन हम्म। टाइम पासवर्ड। जी। और यही हमारे साइबर खजाने की चाबी है। हम्म। इस चाबी को हमें सुरक्षित रखना है, तो हम साइबर वर्ल्ड में हमेशा सुरक्षित रहेंगे। हम्म। हाँ, इस पर हम चर्चा बहुत संक्षिप्त में जरूर करें कि हम इसकी सुरक्षा कैसे करें। कोई भी चीज जो कीमती है, बेशकीमती है, आखिर हमें उसे कैसे सुरक्षित रखना है। जी। जी। देखिए, एक चीज हमें गांठ बांध लेनी है हम्म। कि इस साइबर खजाने की जो चाबी यानी जो ओटीपी है, जी। उसे बैंक और दूसरे जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे हम्म। वो पेटीएम है, चाहे वो इंश्योरेंस है, ये लोग कभी भी हमसे नहीं मांगते। हम्म। यानी जब भी जी। आपसे कभी भी कोई ओटीपी मांगने के लिए बैंक का अधिकारी बनकर फोन करता है या किसी भी प्रकार से फोन करता है, तो आप तुरंत सावधान हो जाएं कि कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी अपराधी का हाथ हो सकता है, इसके पीछे कोई खुरापात हो सकती हम्म। है। जी। दूसरा जो समस्या आ रही है कि कई बार ये शिकायत आती है कि साहब ओटीपी हमसे मांगा ही नहीं। हम्म। तो उससे बचने के लिए हमें अपने फोन में जो लिंक्स आ रहे हैं जी। उनको क्लिक नहीं करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना जी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तीन स्टेप आते हैं कि हम कैसे इस्तेमाल करें कोई भी। जैसे आजकल हम घर में सो रहे हैं और सुबह पता लगा कि हमारे खाते से पैसा निकल गया, और कोई भी मतलब हमने ट्रांजैक्शन नहीं किया, ना हम कहीं बैंक में गए। इसी तरीके से इंटरनेट का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का हम यूज करते हैं और हमारा डाटा चोरी हो जा रहा है। तो ये डाटा का जो चोरी होना, ये कैसे हो संभव है, इससे बचाव के लिए लोग क्या करें। है। देखिए, जो डेटा का चोरी होने की समस्या है जी। उसमें दो पक्ष हैं। जी। एक पक्ष तो ये है कि जब हम अपना डेटा बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को केवाईसी के माध्यम से देते हैं, हम्म। या तो वो वहां से चोरी हो सकता है, कॉपी हो सकता है। जी। ये तो बैंक्स की और दूसरे संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वो डेटा को सुरक्षित करें हम्म। और किसी भी हालत में उसे अपराधियों के, चोरों के, साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में ना जाए। हम्म। दूसरा, कभी कभी हम लोग स्वयं अपने अति उत्साह में या अपनी लापरवाही में अपना निजी डाटा शेयर कर देते हैं। हम्म। जैसे अक्सर ये देखा गया है कि सोशल मीडिया पर ही लोग अपने बैंक की डिटेल एक दूसरे को साझा कर देते हैं। हम्म। सोशल मीडिया पर ही लोग निजी जानकारी जैसे बीमारी के बारे में
या कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी ऑफिशियल टूर पर जा रहे हैं, हम्म, जन्म दिवस के बारे में, हम्म, पैन कार्ड की डिटेल, या ऐसे हम्म, जो भी हमारे केवाईसी डॉक्यूमेंट हैं, आधार है, इन हम्म, सबको किसी ना किसी रीजन से शेयर करते रहते हैं। हम्म, आपको ये जानकर शायद थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि अक्सर जो जी, बैंक्स की तरफ से ईमेल या स्टेटमेंट्स वगैरह आते हैं, हम्म, उनके जो पासवर्ड होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, जिसमें आपका पैन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह शामिल होती है। तो हम्म, अगर आपका ये डेटा अपराधियों ने धीरे धीरे इकट्ठा कर लिया है, तो हम्म, कभी भी वो उसका कॉम्बिनेशन बनाकर, उसका पासवर्ड बनाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म, तो इसलिए हमें अपने निजी डेटा की चौतरफा और हर समय सुरक्षा करनी है। कभी भी एक पैन कार्ड को आप मामूली प्लास्टिक का कार्ड ना समझें। हम्म, ये अगेन, इसको हम अपने डिजिटल जो खजाना है उसके रास्ते का मील का एक पत्थर है। हम्म, हमारा जो आधार है वो सिर्फ एक नंबर नहीं है, हम्म, वो उस हमारे साइबर खजाने की तरफ जाने वाली सड़क का एक हेडलाइट है। तो हम्म, हमें इन सब चीजों को समय समय पर सुरक्षित रखना है, किसी को नहीं बताना है, और सोशल मीडिया या ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जहां पर जानकारी हमारे दुश्मनों तक या हमारे जो अपराधी तत्व समाज में घूम रहे हैं उन तक पहुंचने की संभावना है, तो उनसे हम्म। बचा के रखें। आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी, लेकिन एक चीज और है। मैं किसी बैंक में जाऊं और मेरे को अपना पासवर्ड या कुछ भी याद नहीं है, तो बैंक सबसे पहले पूछता है कि आप अपना मोबाइल नंबर बताइए, और उसके आधार पर वो मेरा पैन और मतलब अपना मोबाइल नंबर के आधार पर पैन और आधार सब बता देता है। तो क्या ये डाटा, जो हम सरकारी बैंक की तो खैर कोई बात नहीं, वो तो सेफ्टी होती होगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर हम कहीं गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, किसी मार्केट में कोई ऐसी बड़ी हैवी चीज खरीदे हैं, तो वहाँ ये सब चीजें मांगी जाती है कि भाई आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो उनसे सेफ्टी के लिए क्या किया जाना चाहिए? क्या वो जब दे रहे हैं तो क्या गारंटी है कि वो हमारे उस डाटा को आगे नहीं कहीं ट्रांसफर कर रहे होंगे? हमें आश्चर्य होता है कि जब हमारे पास किसी, हमने कोई गाड़ी खरीदी, थोड़ी देर बाद ही किसी मोबाइल इंश्योरेंस कंपनी का फोन आ जाता है, तो उनके पास कहाँ से डाटा आता है? ये चीजें चौंकाती है। बिल्कुल आपने उचित कहा, ये वास्तविकता है। देखिए, जी, जहां तक बैंक्स और टेलीकॉम कंपनीज का सवाल है, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में, जी, वो एक प्रकार के रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में है। हम्म, सभी प्रकार के बैंक, चाहे वो निजी क्षेत्र में भी हो, वो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड हैं, और उनके ऊपर साइबर सुरक्षा का एक मानदंड आरबीआई ने स्थापित किया हुआ है, जी, जिसमें डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन भी आता है। वो उनको फॉलो करना है, पालन करना है। हम्म, अभी कुछ समय पहले तक बैंक्स क्या करते थे कि स्वयं अपना डेटा अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को मार्केटिंग के लिए दे देते थे, हम्म, और फिर वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उस डेटा का दुरुपयोग करते हुए न सिर्फ कॉलिंग करते थे बल्कि उसे आगे मार्केट में बेच भी देते थे। हम्म, कुछ समय पूर्व आरबीआई ने इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स पर और डेटा बेस्ड आउटसोर्सिंग पर रोक लगाई है। अब हम्म, जो डेटा पुराना मार्केट में चला गया है वो बिक रहा है, उसका मिसयूज हो रहा है। ये एक हम्म, इसका पहलू है। हम्म, दूसरा, आपने कहा जैसे कार डीलरशिप में या कहीं भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या फ्रिज खरीदते हैं, तो फोन नंबर तो देना लाजमी है। हम्म, फोन नंबर को मिसयूज करना एक प्रकार का मॉरल हैजर्ड है, और जो भी ऐसे दुकानदार हैं, शोरूम्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जी, उन्हें आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए निजी डेटा को, अगर आप कार खरीदने जाएं तो आपको केवाईसी भी देना पड़ेगा, क्योंकि कार की जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आधार नंबर वगैरह आजकल मांगा जाता है, हम्म, और पैन नंबर भी मांगा जाता है। तो वो आप आजकल डीलर के थ्रू ही कराते हैं। तो हम्म, डीलर की ये बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि ना सिर्फ वो उस डेटा को अपने पास ध्यान से रखे, उसको किसी भी प्रकार से अपराधी तत्वों के या मार्केट में हम्म, पहुंचने ना दे। हम्म, इसके लिए हमें एक सख्त डेटा प्रोटेक्शन कानून की आवश्यकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुट्टासामी केस में कई साल पहले सरकार को इस प्रकार का कानून बनाने के लिए कहा है, और इस पर सरकार की ओर से काफी सरकारी कार्रवाई हो चुकी है। हम्म, लेकिन जिस प्रकार से आप जानते हैं विनोद जी, की सरकार के जो एजेंडे होते हैं, सरकार के जो काम करने के तरीके हैं, वो हम्म, कई बार बहुत स्लो होते हैं, या वो उनके राजनीतिक लाभ से नहीं मेल जोल खाते हैं। तो इसके चलते हुए कई ऐसी कमेटी बनकर बिगड़ चुकी हैं, और अभी तक वो कानून असली जामा नहीं पहन पाया है। और इसलिए
ये डेटा लगातार मार्केट में चोरी होकर बिक रहा है और साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। हम्म। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे हैं, साइबर क्राइम जैसे बढ़ रहा है, उसको रोकथाम के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाए गए हैं। वो तरीके क्या हैं जो सरकार की तरफ से नियंत्रित हैं, और साथ में आम आदमी जब भी उसके साथ ऐसी कोई घटना हो, वो क्या करे? सबसे पहले वो क्या करे? अगर बैंक की ट्रांजेक्शन में हो रही है, कार्ड से हो रही है, तो सबसे पहले वो क्या करे? जी। देखिए, सरकार की ओर से इस पर काफी प्रयास किया गया है हम्म। और अभी तक जो सबसे बड़ी परेशानी लोगों को होती थी वो ये होती थी कि साइबर क्राइम उनको कभी भी कहीं से भी हो सकता है। मान लीजिए आप रेल में यात्रा कर रहे हैं, आपको पता चला कि आपके पास एक एसएमएस आया कि भाई आपके अकाउंट से 25,000 रुपए का डेबिट हो गया। तो हम्म। उस समय तो आप पुलिस स्टेशन में, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जा ही नहीं सकते। हम्म। दूसरा, कुछ ये भी समस्या रहती थी कि लोग पुलिस स्टेशन में जाते थे और तब भी उनकी शिकायत दर्ज होने में देरी होती थी। हम्म। तो इन सब को देखते हुए सरकार ने एक नेशनल हेल्पलाइन हम्म। 1930 हम्म। जारी की हुई है, जिसमें किसी भी प्रकार का आपका फाइनेंशियल लॉस अगर साइबर क्राइम के माध्यम से होता है तो हम्म। आप 1930 डायल करके उस हेल्पलाइन पर सूचना दीजिए और हम्म। वो आपकी शिकायत को वहां पर दर्ज करते हैं। हम्म। इसके अलावा cybercrime.gov.in हम्म। ये एक वेबसाइट है जो हम्म। सरकार ने बनाई है और इसको आप कहीं से भी एक्सेस करके अपने प्रति हुए हुए किसी भी साइबर क्राइम की हम्म। सूचना इस पर दर्ज करा सकते हैं। अच्छा। इसमें महिलाओं और बच्चों के प्रति किए गए साइबर क्राइम के लिए अलग से सेक्शन भी बनाया गया है, अच्छा। क्योंकि ये हमारे समाज के वल्नरेबल सेक्शंस हैं हम्म। और इनके प्रति कई प्रकार के सोशल साइबर क्राइम समय समय पर देखने में आए हैं। जी। तो और उसको उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, हम्म। सेंसिटिविटी की आवश्यकता है। तो इस हम्म। वेबसाइट पर उनके लिए अलग से बनाया गया है और वो सूचना पूरी तरीके से हम्म। जो उसे गुप्त रखा जाना चाहिए, जिस प्रकार से पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत या महिलाओं से संबंधित अपराधों में उनकी जानकारी को सुरक्षित रखा जाना है, पब्लिक नहीं किया जाना है जांच के दौरान भी, तो उसका हम्म। ध्यान रखा जाता है। इसके हम्म। अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में सभी जिलों में साइबर थाने बन चुके हैं, 18 हम्म। साइबर थाने बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में भी जोन स्तर पर, हम्म। रेंज स्तर पर सभी साइबर थाने बन चुके हैं हम्म। और सभी थानों में एक साइबर डेस्क की व्यवस्था की गई है, हम्म। जहां पर आप जाके अपने प्रति हुए हुए साइबर अपराध की सूचना दर्ज करा सकते हैं। जिले में एक ना एक साइबर सेल एसएसपी या कमिश्नरेट ऑफिस में स्थापित की गई है, जो हम्म। इस पूरे साइबर क्राइम के मामले को जो है केंद्रीकृत रूप से जी। करती है, हम्म। जांच करती है, लोगों को सहायता उपलब्ध कराती है। तो सरकार हम्म। की ओर से तो ये प्रबंध किए गए। हम्म। बहुत अच्छी जानकारी। और एक एक चीज और बताइए, साइबर क्राइम पोर्टल क्या बनाया गया है? ये जो आम आदमी के लिहाज से साइबर क्राइम पोर्टल बनाया गया है, वो पोर्टल कैसे काम करता है, और किस तरीके से आम आदमी उसका लाभ उठा सकता देखिए, cybercrime.gov.in है? ये एक देशव्यापी पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है हम्म। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि बहुत सारे लोग नियरेस्ट थाने तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, हम्म। आयु की समस्या हो सकती है, घर में कोई नहीं है, या हम्म। उनको कई बार यही पता नहीं चल पाता है कि उनका नियरेस्ट थाना है कौन सा, या हम्म। थाने में जाते हैं और उनकी शिकायत किसी वजह से दर्ज नहीं होती, मान लीजिए हम्म। कोऑपरेशन नहीं था। हम्म। तो उसको देखते हुए आप ऑनलाइन cybercrime.gov.in हम्म। पर जाकर अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। हम्म। और इसमें कोई विशेष तकनीकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। हम्म। सादा सामान्य भाषा में अपनी केवाईसी इंफॉर्मेशन देते हुए, हम्म। और अगर कोई आपके फोन से संबंधित या कुछ हुआ है तो उसकी स्क्रीनशॉट या फोटो वगैरह आप उस पर अपलोड करके हम्म। सामान्य भाषा में अपनी समस्या को बता सकते हैं हम्म। और वहीं से इसकी आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। उसकी प्रिंट आउट अगर आप चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं और उसकी कॉपी आप बैंक वगैरह में अगर देना चाहें या कहीं और अगर उसकी आपको आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए आपका कार्ड खो गया है या उसका मिस यूज हो रहा है और आपको डुप्लीकेट बनवाना है, या आपका कहीं बटुआ खो गया है, तो उसको हम्म। भी आप इस्तेमाल करते हुए डुप्लीकेट के लिए वहीं से, तो अब आपको थाने में बेसिकली जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जांच अधिकारी स्वयं आपके फोन नंबर पे आपसे संपर्क करके जांच को आगे बढ़ाते हैं और उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाते हैं।
हम्म। आपने दो स्टेप बताए, तीसरा स्टेप मैं जानना चाहता हूँ कि एक आम आदमी के साथ जैसी अभी ये जानकारी मिल रही है कि जब उसके साथ कोई फ्रॉड होता है, साइबर का पैसा निकाल लिया किसी ने, तो वो 24 घंटे या अगर इतने समय में सूचना दे दे तो उसको पैसा वापस मिल जाता है। वास्तविक जानकारी क्या है आम आदमी के लिए कि अगर उसके साथ कोई घटना घटती है, कितने घंटे में वो अगर सूचना दे देता है तो उसको वापस मिल जाते हैं पैसे? इस तरह की जानकारी पुलिस भी दावा करती है। जी। देखिए, इसमें घंटों का तो कोई सिस्टम नहीं है। हम्म। आवश्यकता इस बात की है कि जैसे ही आपको पता चले जी। तो बिना समय गंवाए, मतलब हम्म। तुरंत ही पता चल जाए और तुरंत आप इस पे कार्रवाई करें, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। हम्म। क्योंकि अपराधी तत्व जब ऑनलाइन पेमेंट आपसे लेते हैं तो किसी न किसी अकाउंट में डालते हैं, अपने आपके अकाउंट से, विक्टिम के अकाउंट से किसी अकाउंट में डालते हैं। और अमूमन वो या तो उसको ई कॉमर्स वेबसाइट पे किसी खरीदारी के लिए इस्तेमाल करते हैं, या हम्म। एक दो अकाउंट्स में पूरे देश भर में घुमाते हुए उनको कैश में निकालने की कोशिश करते हैं। हम्म। अब अगर मान लीजिए उन्होंने किसी वेबसाइट के माध्यम से आईफोन की खरीदारी की है, या जी। कोई टिकट बुक कराई है, या कोई वाउचर्स खरीदे हैं, तो हम्म। वो कुछ समय होता है जिस दौरान, जब तक कि वो वेबसाइट है, जो ई कॉमर्स है, वो कुछ ना कुछ टाइम तो लगाएगी डिलीवरी में। और जी। अगर जी। इस दौरान आपकी सूचना पुलिस को मिल जाती है, हम्म। तो पुलिस अपने चैनल से उस वेबसाइट को, मान लीजिए अमेजन है या फ्लिपकार्ट है या कोई भी वेबसाइट है, हम्म। उनको संपर्क करके ये बताती है कि भाई यहाँ पर साइबर क्राइम की सूचना हुई है। तो वो वेबसाइट उस डिलीवरी को रोक देते हैं। हम्म। तो इसलिए ये माना जाता है कि भाई अगर 12 घंटे या 24 घंटे में आपने बता दिया, तो हम्म। कितनी भी फास्ट डिलीवरी अगर वो करने वाले हैं तो 12-24 घंटे तो उनको अक्सर लग ही जाते हैं। तो वहां पर अगर वो डिलीवरी रुक गई तो फिर वो पैसा हम्म। आपको वापस मिलने की संभावना बहुत ज्यादा हम्म। बढ़ जाती हम्म। है। तो अच्छा, ये एक है जानकार जी। इसका। हाँ, कुछ बोल रहे थे जी, बोलिए बोलिए। नहीं, मैं यही बता रहा था कि यही तो इसमें देर ना करें, इधर उधर चर्चा ना करें। 1930 या cybercrime.gov या जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है अप्रोच में, हम्म। उसमें हम्म। तुरंत सूचना दर्ज कराएं, चर्चा में और समय ना कमाएं। हम्म। इसमें अब दो स्टेप हैं। एक तो सबसे पहले कि जब क्राइम हुआ है तो जो आप बता रहे हैं साइबर थाने खुल गए हैं, और उन थानों के हिसाब से क्या पुलिस कर्मियों को ट्रेंड किया गया है उस हिसाब से, और वो जो उस केस की स्टडी करके उसकी जांच करते हैं, उसमें कोई समय सीमा निश्चित की गई है, या अभी उसमें भी आपको लगता है कि इसमें और काम करने की जरूरत है? और दूसरा, थाने के साथ वो जब मामले अदालत में जाते हैं तो क्या साइबर कोर्ट की आवश्यकता नहीं है? और साइबर लॉज जो अभी हैं, जो मतलब और मजबूत होने हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरीके से कभी कभी फ्रॉड हो जाते हैं, उनसे निपटने के लिए किस तरह के प्रयास की जरूरत है, आप क्या समझते हैं? जी। देखिए, ये बड़ा एक संवेदनशील मामला है। जी। हमारे, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, चूंकि आप जी। उत्तर जी। प्रदेश में नोएडा में स्थित हैं, जी। तो लगभग यहाँ पर 2 से 2.25 लाख पुलिसकर्मी हैं। हम्म। और बहुत बड़ा हमारी आबादी है उत्तर प्रदेश में, और बहुत ही विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है। जी। तो इतने बड़े क्षेत्र के अंदर जो पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम्म। उनको पूरी तरह से साइबर क्राइम पर ट्रेन करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम्म। और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग हमारे पूरे हम्म। देश में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में, पुलिस में खास तौर पे, जी। ये प्राथमिकता में नहीं है। हम्म। शायद उच्च अधिकारियों की प्राथमिकता में भी नहीं है, और कर्मचारियों की प्राथमिकता में भी नहीं है। सभी लोग ये मान के या तो चलते हैं कि सबको सब आता है, या वो हम्म। इसकी आवश्यकता पे ध्यान नहीं देते। क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि जब नई तकनीकी आ रही है और नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम्म। आप पुराने तरकीब से, जैसे कि पहले अपराध को नियंत्रण के लिए डंडे का इस्तेमाल किया जाता था, तो हम्म। उससे आप साइबर क्राइम जैसी चीजों को नहीं रोक सकते। हम्म। लेकिन क्योंकि डिजिटल क्रांति पूरी तरह से भारत में आ चुकी है। हम्म। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जर्मनी के अम्बेसडर साहब, जब उन्होंने भारत के बारे में ऐसा कहा कि साहब, जी। भारत के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में जर्मनी से भी कहीं आगे हैं, जबकि वो एक बहुत विकसित विकसित देश है तकनीकी के मामले में, तो हम्म। हमारे लिए तो ये बड़े गर्व की बात है। जी। लेकिन चूंकि चुनौती भी आ रही है, साइबर क्राइम की चुनौती आ रही है, तो हम्म। उसमें अभी हमारी जो पुलिस फोर्स है वो ट्रेनिंग में काफी पिछड़ी हुई है, और इसीलिए अक्सर लोगों को समय पर सहायता नहीं मिल पाती है।
वो प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उतनी देर में अपराधी अपना काम कर जाते हैं, और एक बार जब पैसा अपराधियों के हाथ में पूरी तरह से आ जाता है तो हम्म उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये अपराधी अक्सर अंतर्राज्यीय ग्रोहों के हिसाब से काम करते हैं और अपने राज्य से बाहर के लोगों को टारगेट करते हैं। हम्म। इसी प्रकार से जब मामले पुलिस की जांच के बाद अगर मान लीजिए पकड़े भी जाते हैं और फिर अदालत में मामला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली पुलिस का काम तो चार्जशीट तक ही है, जी। उसके बाद उस पे न्याय देना न्यायालयों का काम है। तो वहां भी इसकी अवेयरनेस और ट्रेनिंग में अभी प्रयास की और आवश्यकता है। मैं समय समय पर जुडिशियल ऑफिसर्स को भी इस बारे में ट्रेनिंग और अवेयरनेस करता रहता हूँ। बट चूंकि अगेन हमारा अगर हम देखें देश बहुत बड़ा है और तकनीकी रूप से ये चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी हैं, हम्म तो इस पे अधिक तत्परता की आवश्यकता है, और तभी हम पूरी तरह से इस पर नियंत्रण कर पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है कि जल्दी ही साइबर मजिस्ट्रेट जैसे संस्था की स्थापना होनी चाहिए, ताकि वो जैसे पॉक्सो और दूसरी चीजों में हमने देखा कि स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, हम्म। इसी तरह से हमें लगता है कि साइबर को लेकर भी स्पेशल कोर्ट्स का गठन किसी स्तर पे हो जाए तो मामलों का डिस्पोजल पहले से बेटर हो जाएगा। हम्म। ये आवश्यक। अच्छा, जिस तरीके से आईएएस है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, यार आईआरएस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, तो क्या इंडियन साइबर सर्विस की जरूरत नहीं है? पूरे देश में हर राज्य से ऐसे अधिकारी तैयार किए जाएं नीचे से ऊपर तक, जो एक व्यवस्था बने, ताकि वो पुलिस में भी जा सकते हैं, वो कोर्ट कचहरी में भी जज के रूप में अपना काम कर सकते हैं। क्या इस तरह की एक सर्विस, एक बॉडी बनाने की आवश्यकता आप समझते हैं? देखिए, समय तो है ही कि किसी भी आप सेवा में हो, जी जी। डिजिटल और साइबर की जानकारी अति आवश्यक है। तो हम्म प्रथम स्टेप के रूप में इस पर एक डेडिकेटेड मॉड्यूल, जिसको हम कह हम्म सकते हैं, या हम्म डेडिकेटेड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स सभी हम्म सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कंपलसरी कर दिया जाए। जिस हम्म। प्रकार से हम दूसरे चीजों को सीखते हैं, उस पर एग्जाम देते हैं, इसी प्रकार से अब साइबर और डिजिटल जी जी। दोनों का एक मॉड्यूल कंपलसरी कर दिया जाए। हम्म और चूंकि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो हम्म इसलिए इस साइबर का एक कमांड जो है वो सेंट्रल लेवल पे बने। हम्म। केवल स्टेट पे काम करने से इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि जो साइबर अपराधी हैं वो तो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल। एक स्टेट में बैठ के बड़े आराम से दूसरे स्टेट के लोगों को विक्टिम बना रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं। तो हम्म केवल जहां पर विक्टिम बैठा है या हम्म स्थित है या जहां उसका पता है, वहां की पुलिस दूसरे प्रदेशों में जाके उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है, हम्म क्योंकि आप कोई लंबी चौड़ी फोर्स तो वहां भेज नहीं सकते हैं, और ये हम्म रोज रोज संभव नहीं है। तो उसका हम्म कोऑर्डिनेशन केंद्र के स्तर से, जैसे एनआईए जैसी कोई एजेंसी है, तो हम्म ऐसी कोई साइबर एजेंसी बने जो हम्म कि इफेक्टिवली लॉ एंड ऑर्डर साइबर एरिया में हम्म कोऑर्डिनेट करे, तब मुझे लगता है कि इस पे लगाम लगाने में आसानी होगी और साइबर अपराध पे नियंत्रण बेहतर हो जाएगा। हम्म। अच्छा, अब एक सवाल है साइबर सिक्योरिटी का। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एम्स का सिस्टम पूरा हैक कर लिया गया, और कई दिन तक वो वहाँ की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही। तो ये एक संकेत है कि हमारी व्यवस्था किस तरीके से लोग उसको अपने हैक करने की क्षमता रखते हैं, और धीरे धीरे वो अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारा सिस्टम जो साइबर सिक्योरिटी का है, उसमें किस तरह के सुधार की आवश्यकता आप समझते हैं, राज्य स्तर पर भी और केंद्रीय स्तर पर भी? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ी है, और ग्लोबल समय में जब हम एक ऐसी मुक्त अर्थव्यवस्था में है जो विश्वव्यापी है, उसमें किस तरीके से हम अपने सिस्टम को बचा सकते हैं, और ऐसी स्थिति दोबारा कहीं ना आए, चाहे वो जीएसटी का सिस्टम है, चाहे वो इनकम टैक्स का सिस्टम है, रेलवे का सिस्टम है, क्योंकि सब कुछ हमारा आज की डेट में इंटरनेट पर डिजिटल के ही जरिए चल रहा है। जी देखिए, आपने हमारे देश की दुखती रग पर हाथ रख दिया विनोद जी। जी अब आप चूंकि एक प्रमुख पत्रकार हैं, तो ये आपका कर्तव्य भी है कि जी। ऐसे मुद्दों को आप जो है उठाएं। जी। साइबर अपराधी धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम्म वास्तविकता ये है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम्म। आज अगर आप युद्ध की स्थिति देखें, जहां भी युद्ध हो रहे हैं, जी। वहां साइबर वारफेयर ही हो रहा है।
हम्म। जो फिजिकल वारफेयर पहले होता था उसकी जो चीज है वो बहुत परसेंटेज कम हो गई है। अब सारा वारफेयर ड्रोन के माध्यम से और मिसाइल के माध्यम से और पूर्व सूचना के आधार पर ये सब चीज हो गई है। हम्म। और हमारे देश के दुश्मन तो बहुत सारे हैं, हम्म। जिनके बारे में कुछ के बारे में तो हम जानते भी हैं कि वो हमेशा हमारे देश के बारे में बुरा सोचते हैं, हमारे जी। बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और वो लोग हमारे देश के जो डिजिटल एसेट्स हैं, हम्म। जैसे आपने जिक्र किया, रेलवे भी है, बैंकिंग सिस्टम है, टेलीकॉम सिस्टम है, जी। यूआईडीआई है, आर्मी है, फौज है, जितने भी चीज है, पावर सेक्टर है, पूरा का पूरा आज जो है डिजिटल पर डिपेंडेंट है, साइबर पर डिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग तेजी से विकास कर रहे हैं उस ओर। तो उस पर अगर किसी प्रकार का अटैक होता है, और पहले ऐसे अटैक हो भी चुके हैं ट्रायल के तौर पे, और ये प्रयास लगातार जारी रहते हैं, जी। तो आज हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि उसको निपटने के लिए बड़े स्तर पर, सरकारी स्तर पर और सरकार के विभिन्न विभागों को मिलकर एक हम्म। ऐसा जिसे कहना चाहिए कमांड सेंटर हम्म। बनाना चाहिए, जो इन जी। सब संभावित खतरों का विस्तार से अध्ययन करे और अटैक होने से पहले उसको किस प्रकार से रोका जाए इफेक्टिवली, उस हम्म। पर काम करे और उसको लागू करे। आपने एक दो जो उदाहरण दिए, जैसे एम्स का उदाहरण दिया, तो ये एक खतरे की घंटी है। एम्स पे जो अटैक हुआ वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, क्योंकि हमारे देश के सभी महत्वपूर्ण लोग एम्स में अपना इलाज कराते हैं, तो उनके बारे में निजी जानकारी एम्स में इकट्ठी है, रहती है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित वगैरह हम्म। वगैरह। तो उस जानकारी का चोरी हो जाना बहुत बड़ा देश के लिए, मैं तो कहूंगा, नुकसान है, पूरे समाज के लिए नुकसान है। तो इसको एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी मानते हुए तेजी के साथ और बहुत इफेक्टिव प्रोग्राम हमें करना चाहिए, तब हम लोग अपने आप को एक साइबर सुरक्षित देश मान पाएंगे। हम अभी तो हमारी सेनाएं मुस्तैद हैं, तो हम बिल्कुल सुरक्षित देश अपने आप को मानते हैं और उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारी सेनाएं जब भी खतरा होता है तो जान की बाजी लगाती हैं और हमें सुरक्षित रखती हैं। लेकिन चूंकि खतरों का प्रकार अब साइबर होता जा रहा है, तो जी। हमें साइबर सेना भी मुस्तैद रखनी चाहिए और साइबर हमलों से देश को बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए। हम्म। और एक खास बात और है कि नई युवा पीढ़ी जो आ रही है, नई जनरेशन आ रही है, उसके लिहाज से जैसी जैसी चुनौतियां आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है। तो जो हमारी नई जनरेशन है उसमें एजुकेशन पाठ्यक्रम में, यानी शिक्षा के पाठ्यक्रम में साइबर लॉज, साइबर सेफ्टी, इसको लेकर क्या विषय, जैसे बीए हम लोग 12वीं पास करते हैं, अभी तक बीएससी 9th से लेकर 10वीं के बाद से लेके साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स विषय रहता है। इस तरीके से क्या साइबर को लेकर एक विशेष विषय तैयार हो सकता है स्कूली पाठ्यक्रम से ही, जो कॉलेज लेवल तक जाए और उसमें लोग पीएचडी भी करें और उसमें थीसिस भी करें और उसके अलावा रिसर्च करें और उसके इस पर काफी काम हो, और हमारे यहाँ ऐसे विशेषज्ञ तैयार हो जो दुनिया भर में भी जाकर काम करें। जी। और जहां तक मेरी जानकारी है, स्कूल के स्तर पर एनसीईआरटी वगैरह ने इस तरह की चीजें पाठ्यक्रमों में शामिल की हैं। अब हम्म। वो कितने सीरियसली स्कूल में इम्प्लीमेंट हो रही है, ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, कुछ स्कूलों ने मुझे बुलाया है हम्म। और मैं जब भी समय मिलता है तो स्कूलों में जरूर जाके बच्चों के बीच में साइबर अवेयरनेस पे बोलता हूँ। जी। लेकिन अगेन, जैसा कि आपने भी कहा, बिल्कुल सही कहा, इस पे जी। लगातार अवेयरनेस और ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि साइबर के खतरे कोई एक प्रकार का खतरा नहीं है। साइबर हम्म। अपराधी लगातार निरंतर अपनी जो चैलेंजेस हैं नए नए लेकर आते रहते हैं। जब भारतवर्ष के लोग सो रहे हैं तो दुनिया, आधी दुनिया जाग रही है और वहां के अपराधी जाग रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। तो हम्म। ये एक निरंतर सतत प्रक्रिया है। इसमें किसी भी स्टेज पे हम ये नहीं कह सकते कि अब हम सुरक्षित हो गए, अब हम सेफ हो गए, अब हम ज्ञानवान हो गए। तो ये एक लगातार चलने वाली चीज है। और बिल्कुल हम्म। आपने सही कहा कि स्कूल के स्तर से ही, क्योंकि सभी बच्चे सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, सभी बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। इंटरनेट आज एक ऐसा माध्यम है जहाँ से हमें महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं और हमें उसका प्रयोग करना भी चाहिए। लेकिन हम्म। उसके साथ साथ जो उसके खतरे हैं, उसका सही जी। इस्तेमाल क्या है, उसके बारे में ट्रेनिंग और अवेयरनेस लगातार होनी चाहिए। और उसको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कोई उसका ऐसा ना हो कि लोग उस पर ध्यान ही ना दें।
क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो चीजें पाठ्यक्रम में नहीं है तो फिर लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, उस पर समय नहीं देते हैं। तो इसको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाना चाहिए। हम्म। बिल्कुल अच्छा सजेशन। एक महत्वपूर्ण बात मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इतने साल से देश के विभिन्न हिस्सों में, सरकारी विभागों में, सब जगह जाके साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। कोई ऐसे दिलचस्प केस आपके सामने आए होंगे जिन्हें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कि अगर किसी के साथ कोई भी ऐसा मतलब हुआ होगा कहीं ना कहीं, और उन्होंने अपना अनुभव आपको बताया है, और उसके बाद उस अनुभव के आधार पर आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहें। जी। देखिए, मैं अनुभव का जहां तक प्रश्न है तो बहुत तरह के मेरे पास प्रश्न आते रहते हैं। जी। मैं सामाजिक स्तर पे लोगों को थोड़ा सा 2 मिनट बात करना चाहूंगा हम्म। कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे प्लेटफॉर्म सामाजिक अपराध के लिए बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, जिसमें जी। महिलाओं और बच्चों को टारगेट करना, उनके फोटोज को, वीडियोस को मॉर्फ करना, हम्म। विकृत करना, ये बहुत ज्यादा चल रहा है। तो हम्म। मैं समाज के सभी वर्गों को ये बताना चाहूंगा, खास तौर पे जो अपराधी मानसिकता कहीं पर रख रहे हैं, हम्म। कि अगर वो ये मानते हैं कि इंटरनेट पर वो अनोनाइमस हैं, जी। यानी कि पकड़े नहीं जाएंगे, तो मैं हम्म। उनको ये निश्चित रूप से बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम्म। अगर आप किसी प्रकार के सामाजिक अपराध में लिप्त हैं, हम्म। महिलाओं और बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, वो हम्म। चाहे साइबर बुलिंग है, चाहे वो साइबर एक्सटॉर्शन है, हम्म। सेक्सटॉर्शन है, जी। या स्टॉकिंग है, तो आप हम्म। बच नहीं सकते। जी। ऐसे बहुत सारे मामले मेरे पास आए हैं। एक मामला मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा। एक अति शिक्षित महिला जी। आईआईटी से इंजीनियर थी और एक बड़े हाँ। कंपनी में वो काम करती थी, और जी। अचानक उनके नाम से उस कंपनी के जो फॉरेन कोलैबोरेटर्स थे उनको कई ईमेल भेजी गई, और हम्म। उसमें ऐसा बताया गया उन ईमेल्स में कि जैसे इन महिला के और कंपनी के दूसरे लोगों से और मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह से विशेष प्रकार के संबंध हैं। इस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया गया मानसिक रूप से, और हम्म। चरित्र हनन की बात की गई। हम्म। तो वो महिला और वो कंपनी दोनों ही इस बात को लेकर अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। ना हम्म। सिर्फ एक कंपनी के लिए, पूरे समाज के लिए एक विकृति है। हम्म। और बाद में हमने उसमें जांच की, और उस महिला के जो इमीडिएट सुपरवाइजर थे, जो मैनेजर थे या जो भी अधिकारी थे, उनके घर से ही ये सब कार्यक्रम चल रहा था, और उनको बाद में पकड़ा गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी दूसरे के नाम से ईमेल भेज दूंगा या कोई अनोनाइमस तरीके से ये सब साइबर क्राइम अगर मैं करता हूं तो मुझे पकड़ा नहीं जाएगा। ये जी। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है, और डिजिटल वर्ल्ड में पकड़ना तो बिल्कुल आसान है। हम्म। इसी प्रकार से सेक्सटॉर्शन का आजकल प्रयास किया जा रहा है। सेक्स वीडियोस बनाए जा रहे हैं, लोगों को अनोनाइमस नंबर से वीडियो कॉल करके और उनके गंदे वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो ऐसा हम्म। नहीं है कि अगर जो अपराधी तत्व इसको कर रहे हैं वो बचे हुए हैं, उनको निश्चित रूप से पकड़ा जा रहा है। थोड़ा समय लग सकता है। हम्म। तो एक तो मैं जनता को ये कहना चाहूंगा कि वो आश्वस्त रहें, ऐसा नहीं है, सिस्टम अपना काम कर रहा है। स्लो हो सकता है, टाइम जी। लग सकता है, नंबर ऑफ इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, हम्म। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पूर्णतः असुरक्षित है या इसमें किसी को पकड़ा नहीं जा रहा है और हम्म। अपराधी उन्मुक्त हैं। तो अपराधियों हम्म। को भी मेरा ये संदेश है कि इस प्रकार के अपराधों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें। हम्म। और मैं लोगों से कहूंगा कि वो जब भी उनके साथ कोई ऐसा क्राइम हो जाता है तो वो डरे नहीं, हम्म। और वो उसको अपने तक सीमित ना रखें, निश्चित रूप से सामने लाएं। साइबर पुलिस है और दूसरी एजेंसीज हैं, साइबर एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें बताएं, शेयर करें। और एक पूरी न्याय व्यवस्था है, साइबर लॉ है इसके हम्म। ऊपर, और हम्म। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हम्म। यही मैं कहना चाहूंगा। हम्म। महिलाएं और बच्चे तो बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी। स्कूलों के लिए मैं विनोद जी आपके माध्यम से एक संदेश थोड़ा सा है मेरे पास, जी। कि ये जो छोटे बच्चे हैं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, मैं अगर उदाहरण के तौर पर लूं तो वो सभी सोशल मीडिया के यूजर्स हैं। जी। अब अगर मान लीजिए उनके प्रति कोई अपराध हो जाता है तो उनको पुलिस में जाना संभव नहीं है। हम्म। और घर पे भी वो कई बार शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि घर पे शायद डांट पड़ेगी और ये कहा जाएगा कि भाई तुम गए क्यों फेसबुक पे। तो हम्म। स्कूलों को जो उनके काउंसलर्स हैं, जो क्लास टीचर्स हैं, विशेष रूप से ट्रेन करके सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है।
अपने सभी विद्यार्थियों को, बच्चों को ये बताना है कि अगर कभी उनके साथ कोई साइबर बुलिंग हो जाती है, कोई साइबर स्टॉकिंग हो रही है, या और कोई भी साइबर क्राइम हो जाता है, जी। वो अपने काउंसलर्स को जरूर बताएं। हम्म। और उन काउंसलर्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को सहानुभूति पूर्वक हम्म। ट्रीट करें, उसको, उन्हें दुत्कारें नहीं, उसको हम्म। क्राइम की तरह से ना लें। बच्चों से गलतियां हम्म। हो जाती हैं, और हम्म। सुधार कैसे हो उस पर काम करें। जरूरत पड़ने पर पुलिस इत्यादि की भी मदद लें। तो ये हम्म। एक मेरा आपसे, आपके माध्यम से संदेश है, अनुरोध है कि जितने भी स्कूल के लोग आपके कार्यक्रम को देखें, वो जी। थोड़ा इसको सहानुभूति पूर्वक और ध्यान से, अटेंटिवली इसको हम्म। अटेंड करें। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। अब आखिरी सवाल ये है कि एक आम आदमी, क्योंकि आपने सबकी बात कही है, एक आम आदमी जो रोकथाम के उपाय खुद अपने स्तर से कर सकता है, वो स्टेप वाइज अगर दो तीन स्टेप आप बता दें। अगर वो एटीएम पे जा रहा है, पता चल रहा है कि आजकल लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं, तो अगर वो जाए सबसे पहले वो मतलब दो तीन स्टेप में वो क्या ऐसा करे जिससे उसके साथ ऐसा ना हो, जैसे एटीएम से उसका कार्ड बदल के कर देते हैं या उसका पैसा पिन कोड वो इस तरह के ले लेते हैं, वो किस तरह का स्टेप उठाए? बस आखिरी सवाल है आपके। ठीक। देखिए, एटीएम पे तो बहुत आसान है। आप जब भी अपने एटीएम में पिन एंटर करें, अपने हाथ उसके ऊपर कर लें, क्योंकि जी। अक्सर वहां जो अपराधी होते हैं वो कैमरा लगा देते हैं, और बिना हम्म। पिन के अगर आपके कार्ड का डुप्लीकेट भी बन जाएगा तो वो जी। काम नहीं करता। हम्म। दूसरा, जिस एटीएम पर गार्ड वगैरह नहीं है उसका इस्तेमाल से बचें। जी। तीसरा, एटीएम में अगर छेड़छाड़ जरा सी महसूस हो और कार्ड का स्लॉट अगर ढीला है, तो उस एटीएम को इस्तेमाल ना करें और बैंक को सूचित करें कि वो उसकी जांच करवाएं। हम्म। चौथी बात ये कि जब भी आप डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड वगैरह को पेट्रोल पंप या रेस्टोरेंट वगैरह में यूज करते हैं, हम्म। तो जो अटेंडेंट है वहां पे, उनके सामने पिन ना डालें, ना उनको पिन नंबर बताएं, ताकि हम्म। अगर किसी स्थिति में आपका कार्ड का डुप्लीकेट बनता भी है, तो पिन जी। नंबर अगर उनको नहीं मिलेगा तो वो आपके कार्ड का मिसयूज नहीं कर पाएंगे। तो हम्म। कार्ड जहां भी आप यूज कर रहे हैं, अपने पिन को इस्तेमाल करते समय दूसरा हाथ उसके ऊपर रखें, ताकि कोई व्यक्ति उसे देख ना सके या कैमरे से उसकी रिकॉर्डिंग ना हो। तो मुझे लगता है बिल्कुल। आपका कार्ड कुछ हद तक सुरक्षित रहेगा। स्वयं सुरक्षा ही बचाने का अच्छा उपाय है। अनुज जी, आपने हमसे बात की और साइबर क्राइम को रोकने के तरीके, लोगों को सावधानी करने के तरीके, छात्रों के लिए, सरकार के लिए जो आपने महत्वपूर्ण बातें कही हैं, वो बहुत काम आएंगी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि इस सीरीज के साथ ही जो इंटरव्यू आज का आपका है, इससे काफी लोग फायदा उठाएंगे। और आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी।